नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे आप। टॉपिक चल रहा था शिक्षण विधियाँ और आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों में सामाजिक की शिक्षण विधियों में L2 में यूनिट 11 और 12वीं चल रही है। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कम शेष रहा हुआ है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आनुभविक साक्ष्य। आनुभविक साक्ष्य आनुभविक साक्ष्य इंग्लिश में कहें तो एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस, अनुभविक साक्ष्य। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका अपन ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका अर्थ परिभाषा देखेंगे कि अनुभविक साक्ष्य है क्या। इसकी मूल बातें देखेंगे कि इसकी परिभाषा में क्या क्या मूल तत्व शामिल हैं। उसके बाद में देखेंगे इसकी विशेषताएं कि अनुभविक साक्ष्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद में देखेंगे अनुभविक साक्ष्य के चरण कौन कौन से होते हैं। अनुभविक चक्र बोलते हैं जैसे अनुभविक चक्र। उसके बाद में विशेषताएं होगी, अनुभविक चक्र हो गया। इसके बाद में देखेंगे इसके महत्व क्या है और लास्ट में कुछ बचा तो गुण दोष देख लेंगे। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो मूल रूप से आप स्टार्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर इसका अर्थ पता चल गया, इसकी विशेषताएं पता चल गई, इसके मेन चरण पता चल गए, तो फिर ये महत्व, दोष, गुण वगैरह ये सारी चीज़ें स्वतः ही हो जाती है। चाहे वो अनुभविक साक्ष्य हो, चाहे वो प्रथा का टॉपिक हो, चाहे वो क्रियाकलाप के टॉपिक हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ का टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, आप उसकी मूल भावनाओं को समझ लोगे तो फिर महत्व, लाभ, गुण, ये जो पॉइंट है ना, ये जो महत्व है, इसके उद्देश्य है, इसके गुण दोष है, ये सारी चीज़ें जो है ये यूँ कहिए कि स्टार्टिंग में समाई हुई होती है। अगर आप इन चीज़ों को ढंग से समझ लेते हैं तो फिर क्या होता है ना कि आपको ये महत्व, उद्देश्य, गुण दोष पर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से परीक्षा में भले ना भी पढ़ के इधर से जाओगे तो भी परीक्षा में गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको इसकी मूल थीम पता है। इसलिए हमारा हमेशा ध्यान जो है इसके ऊपर रहना चाहिए। मेन ध्यान यहाँ पे रहेगा तो ये चीज़ें स्वतः ही हो जाती है। हालांकि अपन पढ़ेंगे इसमें, लेकिन आप यहाँ पर पूरा फोकस रखना, ठीक है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं अनुभविक साक्ष्यों की। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मूल तत्व कौन कौन से होते हैं, फिर विशेषताएं देखेंगे, फिर अनुभविक चक्र के चरण जो है 5 वो देखेंगे, और फिर लास्ट में महत्व दोष पर भी अपन बात कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। अनुभविक साक्ष्य की परिभाषा मैं 2 पक्ष ले रहा हूँ इसके कि क्या क्या पॉइंट। देखो, जब भी किसी विषय की परिभाषा पढ़ते हो तो आप उस विषय की परिभाषा के शब्दों को पकड़िए कि मेन शब्द कौन से उसके, क्योंकि परिभाषा का सवाल कैसे परीक्षा में आता है, शब्द पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभविक साक्ष्य के संबंध में सही है या नहीं है, ऐसा कुछ प्रश्न बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना, शब्दों को पकड़ना। कैसे पकड़ना मैं ये बताता हूँ आज आपको। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, टॉपिक क्या है, अनुभविक साक्ष्य। मैं लिख लेता हूँ, अनुभविक साक्ष्य। देखिए, साक्ष्य, देखो मैं परिभाषा से पहले शब्द को खोलते हैं अपन। साक्ष्य का क्या मतलब होता है, एविडेंस, प्रमाण जिसे अपन कहते हैं। प्रमाण लिख लो, भले प्रमाण लिख लो। सामान्य शब्दों में सबूत भी कह सकते हो, लेकिन सबूत ठीक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे साक्ष्य और प्रमाण सबसे ज़्यादा। कोर्ट में एविडेंस रखे जाते हैं, पुलिस के सामने एविडेंस रखे जाते हैं, साक्ष्य रखे जाते हैं। साक्ष्य का मतलब होता है अपने आप को प्रूव करने के साधन एक प्रकार से। तो वो ऐसे साक्ष्य, ऐसे प्रमाण जो हमने अनुभव से प्राप्त किए हैं, जो हमने अनुभव से प्राप्त किया, हमारे एक्सपीरियंस से प्राप्त किए, वो अनुभविक साक्ष्य होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सामान्य एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने
मैं कहीं गया, जयपुर गया या कहीं दिल्ली गया या कहीं और गया, मैंने मेरी आंखों से जो चीज़ देखी है वो अनुभविक साक्ष्य है। मैंने खुद कानों से कहीं सुना है वो अनुभविक साक्ष्य है। मैंने खुद ने करके देखा है वो अनुभविक साक्ष्य है। मैंने खुद ने महसूस किया उस चीज़ को, ये अनुभविक साक्ष्य है। आप अगर कहीं गए, आपने किसी चीज़ को देखा है, वो आपका अनुभविक साक्ष्य है। आपने किसी चीज़ को महसूस किया, आपने किसी चीज़ को टच किया है, या आपने किसी चीज़ से बात करी है, तो मतलब अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो हम एक प्रकार से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ जैसे शब्द आ ही गया तो मैं लिख लेता हूँ। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिया, 500 ज्ञानेंद्रिया और हाथ पैर कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया। तो हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से जो चीज़ें महसूस की है, देखी है, छुई हैं, या उनका अपना अनुभव रहा है, तो हम उन साक्ष्यों को क्या कहते हैं? अनुभविक साक्ष्य कहते हैं। इसमें बिल्कुल अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है, अवलोकन किया जाता है, इसमें बिल्कुल अनुभव किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमने अपनी आंखों से देखी है, हाथों से या ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सहारे हमने जिस चीज़ को अनुभव किया है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं अनुभविक साक्ष्य। अब देखो, जो ये साक्ष्य जो है, ये साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? ये ज्ञानेंद्रियों से हो सकते हैं, कर्मेंद्रियों से हो सकते हैं, अवलोकन से हो सकते हैं, अनुभव से हो सकते हैं। अवलोकन क्या होता है? खुद देख के आए हो या ये खुद करके आए हो, तो हम इसको मानसिक शारीरिक भी लिख सकते हैं। मानसिक व शारीरिक अनुभव, ये भी लिख सकते हो आप। तो अब देखिए, यहाँ पे मूल शब्द है, अभी मैं परिभाषा पे आया नहीं हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अनुभविक साक्ष्य का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि बच्चों को हम कृषि पढ़ा रहे हैं, और कृषि पढ़ाते पढ़ाते हमने लिखा, बच्चों को पढ़ाया कि खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है, खरीफ में फिर ये फसलें होती, रबी में ये फसलें होती है, हमने पढ़ा दिया बच्चे को। अब बच्चे को अनुभविक साक्ष्य कैसे होगा? बच्चा जब वापस खेत जाएगा, गाँव घर से खेत जाएगा, तब वो उस फसलों को देखेगा कि हाँ सर बता रहे थे, सही कह रहे थे, सर ने कहा था कि मई जून के में मानसून आता है, बारिशें होती। जब बच्चा उस मई जून में बारिश को महसूस करेगा, तो जो पढ़ी हुई चीज़ें वो अपने खुद को अनुभव कर रहा है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर रहा है, अपने कर्मेंद्रियों से कर रहा है, खुद अनुभव कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, मानसिक रूप से कर रहा है, फिजिकली रूप से कर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये सारे अनुभविक साक्ष्य होते हैं। तो जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं, तो जब पढ़ी हुई चीज़ों को हम खुद करके अनुभव करते हैं, तो निश्चित रूप से वो स्थायी अधिगम में शामिल हो जाता है। वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती है। जैसे कहा कि शिक्षक ने कहा कि भाई 45 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो आपको बुखार जैसी स्थिति होती है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जब वो आपके थर्मामीटर, वो क्या बोलते हैं उसको, डाल के और जब चेक करता है तापमान, तब वो तापमान जैसे ज़्यादा आता है आपको लगता है वास्तव में बुखार है। तो कहने का मतलब क्या? जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ये लाइट है, इस हिसाब से संचालित होती है, अब आपने लाइट को अनुभव कर पा रहे हो। या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दे दी, आपको कह दिया कि सौर मंडल में इस तरह से 7 तारे होते हैं, इस प्रकार से होता है, सप्तऋषि मंडल होता है। अब जब रात को आप सोओगे, इन सारी चीज़ों को देखोगे अपनी आंखों से, तो अनुभव करोगे, तो कहोगे वास्तव में ये बातें तो सही लिखी हुई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सैद्धांतिक रूप से जो पढ़ते हैं, जो चीज़ें हमने किताबों में देखी है, उनको जब हम अनुभूत करते हैं, उनको अपन जब अनुभव करते हैं, तो फिर वो पढ़ा हुआ और उन चीज़ों को जब अनुभव किया, तो उनका बिल्कुल जब मैच कर जाता है, तो वो चीज़ें हमेशा स्थायी अधिगम में सेट हो जाती है। इसलिए अनुभविक साक्ष्य को पढ़ाया जाता है कि बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं तो हमें अनुभव करवाना चाहिए उनको, कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये वास्तविक है और ये चीज़ें वास्तव में है, होती है। तो अनुभविक साक्ष्य क्या होता है? आपने समझ गए होंगे कि हम जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपने कर्मेंद्रियों, अपने अवलोकन, अपने अनुभव, अपने मानसिक और शारीरिक रूप से जो कुछ पढ़ा हुआ अनुभव करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनुभविक साक्ष्य कहते हैं। ये इसकी बेहतरीन परिभाषा, सबसे यूँ कहिए कि सामान्य परिभाषा है। तो अवलोकन और अनुभव, ये अवलोकन अनुभव किसके द्वारा किया जाता है? ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है, ये कर्मेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मानसिक और शारीरिक रूप से अवलोकन और अनुभव के द्वारा जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो हमें चीज़ें महसूस होती है, वही हमारा क्या होता है? अनुभविक साक्ष्य होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अनुभविक साक्ष्य की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैसे कि अब इसमें कुछ रहा भी नहीं। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल दिया
जैसे किसी नहर के बारे में पढ़ा कि नर्मदा नहर है, वहाँ से सरदार सरोवर से निकलती है और जालौर तक पहुँचती है, बाड़मेर तक पहुँच रही है, इसमें ये खेत वगैरह क्षेत्र जो है वो संचित होते हैं वगैरह वगैरह हमने पढ़ लिया। लेकिन अब हमने कभी क्षेत्रीय भ्रमण किया, वहाँ पे टूर कर लिया, और टूर करके जब हम वहाँ पे उस नहर को देखेंगे और वास्तव में ये सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर हमें वो अनुभविक साक्ष्य हो गया। हमने किसी किले के बारे में पढ़ लिया, चित्तौड़ का किला पढ़ लिया, कोम्बलगढ़ पढ़ लिया, जैसलमेर पढ़ लिया, और उसके बाद में क्या हुआ, जब हम टूर करने गए वहाँ पे उसी ऐतिहासिक स्थान का, तो हमने जो पढ़ा था किताब में, जब उन चीज़ों को हमने हमारी आंखों से देखा, उन चीज़ों को हमने स्पर्श किया, उन चीज़ों को हमने महसूस किया, तो ये जो हमने देखा महसूस किया ना, ये हमारा अनुभविक साक्ष्य है। जो पढ़ा था वो तो ठीक था, लेकिन जब हमने उस पढ़े हुए का अनुभव कर लिया, अपनी आंखों से देख लिया, तो फिर क्या हुआ, वो चीज़ें हमारे लिए स्थायी हो गई। तो अनुभविक साक्ष्य इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई की बहुत ही अच्छी शैली है। हालांकि विज्ञान में ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आर्ट्स में नहीं होती, कला वर्ग में भी होती है और इसका उपयोग विज्ञान में भी होता है। तो अब देखिए, अनुभविक साक्ष्य के अंदर ये मूल तत्व थे। अब परिभाषा आप इसी से सेट कर सकते हो कि परिभाषा में हम क्या क्या ले सकते हैं, कि हम ये ले सकते हैं कि जो पढ़ा हुआ, या यूं कहिए विद्यार्थियों द्वारा मैं पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा हूं अभी, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, जो ज्ञान उसने किताबों से अर्जित किया है, अर्जित ज्ञान का अपने अवलोकन व अनुभव। अब देखिए, अवलोकन और जो अनुभव है, ये ज्ञानेंद्रियों से भी हो सकता है, ये कर्मेंद्रियों से भी हो सकता है, मानसिक शारीरिक रूप से भी हो सकता है। तो अर्जित ज्ञान का अपने अवलोकन व अनुभव द्वारा महसूस करना, या साक्ष्य के रूप में हासिल करना, साक्ष्य के रूप में देखना, हासिल करना, क्या कहलाता है, अनुभविक साक्ष्य कहलाता है। अनुभविक साक्ष्य कहलाता है, बहुत सामान्य परिभाषा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात कि नहीं है। तो ये कह सकते हो कि अवलोकन और अनुभव जो है, इस अवलोकन और अनुभव के द्वारा हमने अर्जित ज्ञान को अब जब हम महसूस करते हैं, हम खुद स्वयं जब महसूस करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अनुभविक साक्ष्य कहते हैं। और ये अवलोकन और अनुभव जो है, ये कैसे संभव होता है, ये होता है आपकी 500 ज्ञानेंद्रियों से हो सकता है, अपने हाथ और पैरों कर्मेंद्रियों से हो सकता है, आपके मेंटली हो सकता है, आपने छुआ ही नहीं हो, मानसिक रूप से सोच के भी कर सकते हो, शारीरिक रूप से भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारी इसकी परिभाषा। आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो परिभाषा लिखने में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। तो अनुभविक साक्ष्य तो हो गया, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब अपन आगे देखते हैं कि हमने अभी क्या छोड़ा था, कि अर्थ क्या है, मूल तत्व क्या है, ये चीज़ें हो गई इसकी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ इसकी विशेषताओं के ऊपर, कि अनुभव साक्ष्य की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, देखो विशेषताएं जाननी बहुत ज़रूरी है इसकी। जब विशेषताएं जानेंगे तभी हमें अनुभविक साक्ष्य के बारे में एक एक चीज़ जो है अच्छे से पता चल पाएगी। क्योंकि जब भी किसी चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा जानना हो, तो फिर निश्चित रूप से होता क्या है कि जब भी किसी के बारे में जानना होता है ना, तो उसकी विशेषताएं जान लो, और जब विशेषताएं जान लोगे ना, तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये आती है कि अनुभवजन्य जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, तो यूँ कहिए कि इनको आप पहली विशेषता ये लिख लो कि ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों
ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों द्वारा हासिल किया जाता है। ये प्रमाण कैसे हासिल किए जा सकते हैं? ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों द्वारा। समझ गए होंगे आप इस बात को। ज्ञानेंद्रिय मतलब आँख, कान, नाक, त्वचा। आँख से देखा, महसूस, अनुभव किया आपने, ये ज्ञानेंद्रियाँ होगी। कान से सुना, हाथ पैर से किया है आपने, तो भी ये भी एक प्रकार से ये हो गया। अब दूसरी क्या विशेषता हो सकती है कि ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों द्वारा इसको हासिल किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है इसमें, अच्छा एक पॉइंट और अपन और भी लिख लेते हैं, वो भी याद आया हुआ है तो, कि मानसिक व शारीरिक रूप से अर्जित, रूप से हासिल भी अनुभव होते हैं इसमें, ये भी इसमें शामिल होते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मानसिक, शारीरिक रूप से हासिल। तीसरा पॉइंट आप वापस वही रिपीट कर दो, अवलोकन व अनुभव। ये चीज़ भी साथ में ऐड कर लेना। ये पॉइंट 2 पॉइंट बात आ जाएगी आपकी। समझ लिया इसको अपन ने। चौथी बात, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल सिद्ध कर रहा है। देखो इसमें आपने जो चीज़ें यहाँ से ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अवलोकन और अनुभव किए, तो बिल्कुल प्रमाणिक चीज़ें होती है। यहाँ पे क्या होता है? प्रमाण होता है। साक्ष्य का मतलब भी क्या होता है? प्रमाणी होता है साक्ष्य। तो यहाँ पर हमेशा प्रमाण के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर चीज़ें होती है। कल्पना का कोई स्थान नहीं होता यहाँ पे कल्पना नहीं की जा सकती उपन्यासकार की तरह, उपन्यासकार की तरह, या यूँ कहिए कि जो ऐसी कल्पनाकार होते हैं, ऐसे कल्पना नहीं की जाती। कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, नहीं। यहाँ पे हर बात प्रमाण के आधार पे तोली जाती है, प्रमाणों को महत्व दिया जाता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि प्रमाण, देखो अनुभविक साक्ष्य अपने आप में क्या होते हैं? प्रमाण होते हैं। यहाँ पे प्रमाणों को महत्व दिया जाता है, और ये प्रमाण जो है हमने अपने अवलोकन और अनुभव से प्राप्त किए। और हमने अवलोकन और अनुभव कैसे किया है? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मानसिक और शारीरिक रूप से। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, किस पर बल दिया जाता है? प्रमाणों पर बल दिया जाता है। यहाँ पर कल्पना को कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जो प्रमाण होते हैं वो ही हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जहाँ प्रमाण होते हैं वो हमेशा कैसा दृष्टिकोण रखते हैं? कल्पनात्मक दृष्टिकोण नहीं होता। यहाँ पे प्रमाण होंगे तो कैसा दृष्टिकोण होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्योंकि विज्ञान जो है वो हमेशा किस पर विश्वास करता है? विज्ञान हमेशा प्रमाणों के बेस पे चलता है। विज्ञान में कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं है। अगर कल्पना कर ली और उसके पीछे प्रमाण नहीं है तो विज्ञान में उसका कोई महत्व नहीं है। दर्शन शास्त्र की भांति यहाँ पर कल्पनाओं को स्थान नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जाती है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि अनुभविक साक्ष्य में कौन सा दृष्टिकोण विकसित होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? जहाँ पर किसको तवज्जो दी जाती हो? प्रमाणों को तवज्जो दी जाती हो। और जहाँ प्रमाणों को तवज्जो दी जाती है वहाँ पर हमेशा कौन सा दृष्टिकोण होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मतलब? यहाँ पे यूँ कहिए कि यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष रहता है, वाद विवाद रहते हैं। इसमें ये नहीं है कि उधर भी, ऐसा नहीं। यहाँ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यहाँ तो पक्ष होगा या विपक्ष होगा, मतलब यहाँ तो सिद्ध होगा या सिद्ध नहीं होगा, यस और नो वाली बात है जो परीक्षा में हमने पढ़ी थी। इसके अलावा इसमें क्या होता है? 5वां बिंदु, उसके बाद में 6ठा बिंदु जो आएगा वो ये आएगा, यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रमाण, ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो वस्तुनिष्ठता भी आएगी। देखो वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है बिल्कुल तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना। वस्तुनिष्ठता में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है न्यूट्रलिटी, यूं कहिए कि पूर्वाग्रह का अभाव, किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब होता है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जब भी हम किसी विषय के ऊपर पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल
न्यूट्रल होना चाहिए, किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं होना चाहिए, जो प्रमाण कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को व्यवहार करना चाहिए। तो आनुभाविक जो साक्ष्य है ये बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है वो नहीं होता है। देखो पूर्वाग्रह नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ होते हैं ना, तो सबसे खास बात इसमें ये निकल कर एक और सामने आएगी कि जब पूर्वाग्रह नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, एकदम परफेक्ट है, वैज्ञानिक है, प्रमाण आधारित है बिल्कुल, तो वो वैधता होती है उसकी। वैधता का क्या मतलब, लिजिटिमेसी। वैधता का मतलब ये होता है कि वो मान्यता प्राप्त होते हैं, यूँ कहिए कि क्या होते हैं, मान्यता प्राप्त, उनको मान्यता दी जा सकती है। क्यों दी जा सकती है, क्योंकि उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं, उसमें कोई कल्पना नहीं है, वो बिल्कुल एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ है, बिल्कुल वैज्ञानिक है, और यूँ कहिए कि एक प्रकार से विश्वसनीयता है उसकी, वैधता, इसको अपन साथ में विश्वसनीयता भी लिख सकते हैं, विश्वसनीयता। तो देखिए जो अनुभविक साक्ष्य हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने क्या क्या विशेषताएं देखी है कि इनको इनसे महसूस किया जाता है, इनसे महसूस किया जाता है, अवलोकन और अनुभव होता है, प्रमाण यहाँ पे मुख्य होते हैं, कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं है, विश्वसनीय होते हैं, वैधता होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिलक्षित करते हैं, और साथ साथ के में खास बात क्या है कि इसमें वस्तुनिष्ठता भी होती है। सो और वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का कोई झुकाव नहीं हो, जो वास्तव में है उसी को इसमें स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है इसमें, इसमें प्रयोगशीलता भी होती है, प्रयोग और क्रिया ये बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रयोगशीलता व क्रियाशीलता, इसको भी इसमें बहुत स्थान दिया गया है, क्योंकि ये जितने भी अनुभविक साक्ष्य होते हैं निश्चित रूप से इसमें एक्सपेरिमेंट भी होते हैं और इसमें एक्टिविटीज़ भी होती है, तो प्रयोग और क्रियाशीलताओं को भी इसमें बल दिया जाता है। सबसे खास बात क्या होती है कि इनका, इसको अपन शॉर्ट एक और पॉइंट अपन यहाँ पे ले सकते हैं, इसका सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके नियमों को हर जगह स्वीकार किया जाता है, इनके नियमों को हर जगह स्वीकार किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये विज्ञान के नियम है, इनके जहाँ कहीं प्रमाण आएंगे तो समान आएंगे। जैसे मान लो कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के जो जो लक्षण हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह अलग होंगे, वो जो उसकी जो लक्षण है वो हर जगह समान रहेंगे। ठीक है, कहीं नया लक्षण आया तो वो दूसरी जगह भी जाएगा। या फिर यूँ कहिए कि कोई ऐसी वस्तु है, जैसे कोई फसलें हैं, तो फसलें किस स्थितियों में हो सकती है, वो एक सार्वभौमिकता होती है। चाहे कोई भी विज्ञान के जितने भी रूल्स होते हैं उसमें सार्वभौमिकता होती है, उनको हर जगह एडप्ट स्वीकार कर लिया जाता है। लाइट के जितने भी नियम हो, चाहे आपके गति के नियम हो, चाहे वो आपके यूँ कहिए कि किसी और पदार्थ के नियम हो, चाहे वायु दाब के नियम हो, तो चाहे वो ग्रहों की गति के नियम हो, हर जगह नियम वही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, सार्वभौमिकता होती है। सार्वभौमिकता मतलब होता है कि सब जगह स्वीकार किया जाता है, सब जगह समान परिणाम निकलते हैं, सब जगह समान परिणाम निकलते हैं, सब जगह समान परिणाम निकलते हैं। ठीक है, तो सार्वभौमिकता की विशेषता इसमें खास होती है। और सार्वभौमिकता का क्या मतलब होता है कि आनुभविक जो साक्ष्य है, इनके जो भी परिणाम निकलेंगे वो परिणाम जो है हमेशा समान रूप से निकलते हैं, और परिणाम समान होने के कारण इनको हर जगह अपनाया जाता है। हर जगह अपनाए जाने का क्या मतलब है कि इसमें सार्वभौमिकता की बात होती है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था, ये विशेषताएं थी, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो और लिख लेना इसमें, जिसमें वापस बोल देता हूँ ये सारी चीज़ें। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मानसिक, शारीरिक, अवलोकन, प्रमाण होते हैं, वैज्ञानिक होता है, सार्वभौमिकता होती है, वेदता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, और प्रयोग और क्रियाशीलता होती है। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब बात करते हैं अनुभाविक चक्र। इसका एक अपना चक्र है, जिस तरह से पृच्छा का चक्र था उस तरह से इसका भी अपना एक चक्र है, और इस चक्र के अंदर 5 चरण हैं कि किस तरह से अनुभाविक साक्ष्य जो है ये संपादित होते हैं। आपको इतना तो पता चल गया कि अनुभाविक साक्ष्य होता क्या है, लेकिन बात यह है कि अनुभाविक साक्ष्य के जो प्रतिमान है उसकी क्या चरण है, मतलब उसको कैसे अपन संपादित करते हैं। जैसे मैं एक सामान्य सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने पढ़ा है कि भाई सूर्य की जैसे ध्वनि और प्रकाश के बारे में, कि ध्वनि जो है वो देर से आती है, प्रकाश पहले पहुँच जाता है, ये आपने पढ़ लिया। अब इसको अनुभाविक साक्ष्य के तौर पे आप जब घर गए, बारिश आई तो आपने देखा कि बिजली जो है वो आपको चमकते हुए पहले दिख गई और उसकी आवाज़ बहुत बाद में आई, तब आपने महसूस किया उस चीज़ को कि वास्तव में
जो हमने पढ़ा था वो आपने अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस किया उस चीज़ को, ये आपका अनुभविक साक्ष्य था। अब बात ये आती इसका चरण चलता कैसे है, इसके क्या क्या स्टेप हैं, जो इसके प्रमुख स्टेप कौन कौन से हैं। इसको अपन अनुभव्य चक्र भी कहते हैं, इसको अपन चरण भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये 5 चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले हो गया अवलोकन। सबसे पहले क्या होगा, अवलोकन। अवलोकन, ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ। जब अवलोकन होगा, अवलोकन को अपन है वो प्रेक्षण भी कह सकते हैं, प्रेक्षण होगा सबसे पहले। अवलोकन होने के बाद में निगमन होगा। देखो निगमन, निगमन होने के बाद में आगमन होगा। देखिए निगमन और आगमन विधि के बारे में अपन आगे अलग वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में क्या होगा, परीक्षण होगा, और लास्ट में हमेशा मूल्यांकन ही होता है, मूल्यांकन। ठीक है, ये 5 चरण हो जाते हैं इसके। ठीक है, ये क्या है, ये अनुभवी जन्य जो चक्र है, उस चक्र के एक प्रकार से यूं कहिए कि ये 5 के 5 क्या है, चरण है। सबसे पहला होगा अवलोकन। अवलोकन का क्या मतलब है, अवलोकन का मतलब होता है कि अनुभविक जो साक्ष्य जो थे, उन साक्ष्यों को एक प्रकार से देखना, और आपने देख लिया, उसको अनुभव कर लिया, तो अनुभव करने के बाद में उन सारे साक्ष्यों का क्या करना, एकत्र करना, डाटा गैदरिंग, एकत्र करना, किसको, साक्ष्यों को। आपने जो जो साक्ष्य जुटाए उन सारे साक्ष्य को क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। अब जो साक्ष्य आपने एकत्रित कर लिए, उन साक्ष्यों के आधार पर परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाना, परिकल्पना बना देना। ठीक है, परिकल्पना का निर्माण करना। उसके बाद में क्या होगा, जो जो उदाहरण वगैरह हमने पढ़े थे, जो जो समस्या हमारे समक्ष आई थी, उन समस्याओं के आधार पर, जो जो समस्या उदाहरण आए थे, उन उदाहरणों के आधार पर नवीन समस्याओं का एक प्रकार से सोचना उनके बारे में, और उदाहरण के बेस पे या उनका एक समस्या के बेस पे कुछ नवीन समाधान तलाशना, और लास्ट में उसका क्या करना, उन समाधानों के बारे में परीक्षण करना, और लास्ट में उसका मूल्यांकन करना कि वास्तव में हमने जो कुछ अवलोकन किया था, जो कुछ हमने परिकल्पना दी थी, जो कुछ हमने समस्याओं के समाधान ढूंढे थे, जिस तरह से हमने परीक्षण किया था, क्या वो उचित है या नहीं है। तो 5 चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती है। तो नई परिकल्पना का निर्माण होगा, समस्याओं का निर्माण, एक प्रकार से समाधान के प्रयास होंगे, और यहाँ पर साधन एकत्रित किए जाएंगे, डेटा एकत्रित किए जाएंगे, और लास्ट में इसका क्या हो गया, मूल्यांकन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको याद कर लेना, अवलोकन, निगमन, आगमन, परीक्षण और मूल्यांकन। इसका सामान्य सा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। तो आप क्या करोगे, इसको क्रमवार करना है, और क्रमवार में भी एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, एक एक लाइन इन सब की याद रख लेना। अवलोकन तो उसमें देखना कि डाटा को एकत्रित करना, या यूँ कहिए कि जो भी आपने अनुभविक साक्ष्य जुटाए है उनको इकट्ठा करना, क्या हो गया, आपके अवलोकन करना हो गया। दूसरा सवाल क्या बन सकता है, निगमन, और उसके पीछे एक लाइन आ सकती है। तो इसमें आप क्या होगा, परिकल्पना के परिणाम, एक मिनट, इसको एक एक लाइन में मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ताकि अगर कई बार क्या होता है ना, ऐसे प्रश्न आ जाता है कि सुमेलित कीजिए, फिर ये 5 आ जाएंगे और सामने सुमेलित करने का प्रश्न ऑप्शन आ सकता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करेंगे, एक एक लाइन लिख लेते हैं। इसके नीचे लिखेंगे परिकल्पना के परिणाम निकालना। जो हमने परिकल्पना करी थी, अब अगर परिणाम नहीं निकलेगा, अगर परिणाम नहीं निकलता है, तो फिर आनुभविक साक्ष्य विधि यहीं फेल हो जाएगी, क्योंकि इसमें कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं है। मैंने कहा ना कि जब तक वो कल्पना है वो दर्शन शास्त्र है, और उस कल्पना के पीछे कोई अनुभविक साक्ष्य मिलेगा तभी जाके वो साइंस में कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई कल्पना की जाती है तो उन कल्पना के ऊपर
विभिन्न सारे साक्ष्य जुटाए जाते हैं और साक्ष्यों के बाद अगर परिणाम निकलता है तो वो फिर आपके विज्ञान बन जाता है, अदरवाइज प्रमाण बन जाता है, अदरवाइज कल्पना कल्पना ही रहेगी। तो परिकल्पना के परिणाम निकालना, इन साक्ष्यों का अध्ययन करके और फिर इस जो कल्पना की गई थी इसका परिणाम निकालने का प्रयास किया जाता है, जिसे अपन निगमन कहते हैं। तो देखिए, तो डाटा एकत्रित हो गए, उसके बाद में जो हमने परिकल्पना हाइपोथेसिस सेट की थी उसके परिणाम निकालने के प्रयास किए जाएंगे। अगर परिणाम निकल जाते हैं इन साक्ष्यों के बेस पे तो विधि सही चल रही है, अगर नहीं निकलते हैं तो विधि वहीं पे असफल हो जाएगी। अब देखिए परिकल्पना के परिणाम निकालना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, परिकल्पनाओं का निर्धारण करना होता है। अब होना तो थोड़ा उल्टा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको गलती करवा सकता है वो। यहाँ पे गलती कैसे हो सकती है, इसीलिए मैं वापस लिख रहा हूँ इसको। देखो होता क्या है ना कि आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि के अंदर कोई उदाहरण रखा जाता है या कोई समस्या रखी जाती है या कोई परिकल्पना रखी जाती है, और निगमन में फिर क्या करते हैं, उसके परिणाम निकाले जाते हैं। तो इसको थोड़ा पहले लिखना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखना ये बाद में ही है, आप इसको याद इसी भी हिसाब से करना। तो परिकल्पना का परिणाम निकाला जाता है और यहाँ पे परिकल्पना का निर्धारण किया जाता है। तो निगमन हो जाता है, आगमन हो जाता है, उसके बाद आता है परीक्षण। तो अब जो हमने यहाँ परिणाम निकाले थे उनके ऊपर निरीक्षण करना कि वास्तव में परिणाम कितने सही आए हैं और कितने गलत आए हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और मूल्यांकन में कोई समस्या नहीं आती। इसमें क्या होता है, इन परिणामों का मूल्यांकन होता है, जो परीक्षण के परिणाम निकलेंगे, परिणामों का मूल्यांकन, परिणामों का मूल्यांकन। मैं खुद पहले इसको ऐसे ही याद करता था, अवलोकन, आगमन, निगमन और परीक्षण और फिर मूल्यांकन। अवलोकन करके डाटा जुटाएंगे, फिर परिकल्पना का निर्धारण करेंगे, उसके बाद में परिकल्पना निर्धारण करने के बाद में इन साक्ष्यों के आधार पर इसका परिणाम निकालेंगे, फिर परिणाम का निरीक्षण करेंगे और फिर परिणामों का मूल्यांकन करेंगे कि कितने परिणाम सटीक आए हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आगमन बाद में रखना, निगमन पहले रखना। जैसा इन्होंने रखा है वैसा ही अपने को याद करना है। अवलोकन, निगमन, आगमन, परीक्षण और मूल्यांकन, ये इसके 5 चरण हैं। और स्क्रीनशॉट ले लो इसको और इसको अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए क्या थे हम यहाँ पे थे, अर्थ देख लिया था, इसकी 5-7 विशेषताएं हमने देख ली थी और इसके 5 चरण कौन कौन से। तब आप कह सकते हो आराम से इसमें कि अभी जो हमने 5 चरण पीछे देखे थे ये कहाँ गया, ये 5 चरण अवलोकन, निगमन, आगमन, परीक्षण और मूल्यांकन, ठीक है। इसके 5 चरण देख लेना और उसके बाद में फिर आते हैं अपन इसके महत्व, दोष वगैरह पे, ठीक है। ये है महत्व। इम्पोर्टेंस, अब इम्पोर्टेंस क्या है, ज़्यादा कोई यूँ कहिए कि मैंने आपको बताया ना कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं, उसकी विशेषता समझ लेते हैं, तो फिर इम्पोर्टेंस में हमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्या विशेषताएं हो सकती है, पहली विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण, महत्व क्या हो सकता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मतलब है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, जिसमें प्रमाणों पर बल दिया जाता हो, जिसकी विश्वसनीयता हो, जिसकी विश्वसनीयता हो, जिसकी वेदता हो, जिसकी सार्वभौमिकता हो। सार्वभौमिकता का क्या मतलब है, सार्वभौमिकता का मतलब होता है जो नियम हर जगह समान आते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत में विज्ञान के नियम अलग हो गए और अमेरिका में अलग हो गए। सार्वभौमिकता हो, प्रमाण हो, वेदता हो, ये सारी चीज़ें आती है, उसे अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है। तो एक इसका महत्व ये है कि इसमें बच्चों में किसका विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसके अलावा सार्वभौमिकता के अलावा इसमें अपन प्रयोग भी लिख सकते हैं, विज्ञान में प्रयोग भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो जो अधिगम होगा वो कैसा होगा, स्थायी। कैसा अधिगम होगा, स्थायी। क्यों? क्योंकि अर्जित ज्ञान को जब हम अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें अपने मस्तिष्क में एज इट इज़ बैठ जाती है। और जब एज इट इज़ बैठ जाती है तो निश्चित रूप से वो अधिगम कैसा होता है, स्थायी अधिगम हो जाता है। स्थायी होने के साथ साथ में ये रुचिपूर्ण भी होता है। रुचिपूर्ण व यूँ कहिए कि जो अपन कह सकते हो काफ़ी रुचिपूर्ण, और उसको अपन प्रभावी, इफेक्टिव कह सकते हैं। तो प्रभावी और रुचिपूर्ण अधिगम होगा। ये कैसा अधिगम होगा, प्रभावी और रुचिपूर्ण अधिगम होगा, जिसमें बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस आ रहे हैं।
इसके अलावा अगर अपन देखें तो इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, छात्रों का विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, मानसिक रूप से कहो चाहे आपके बौद्धिक रूप से कहो, हर प्रकार से विकास होता है विद्यार्थियों का। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्ञान के सत्यापन में सहायक है वगैरह वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। ये इसके क्या थे, ये इसके महत्व थे। इसके बाद हम देखते हैं आगे, चरण हो गया, महत्व हो गए, और इसके अलावा कुछ गुण दोष आप अगर छांट सकते हो तो आप खुद ही बना सकते हो इसके कि क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या इसके दोष है। तो गुण क्या है, दोष क्या है, उसके बाद अपन बात करते हैं। दोष तो कुछ इस विधि में इतने हैं नहीं, लेकिन गुण इसके अपन देख लेते हैं। पहला क्या होगा इसमें, गुण वापस सारी चीज़ें विशेषताओं वाली सारी की सारी चीज़ें आएगी। वही सृजनशीलता बढ़ती है बच्चों में, बच्चे बड़े क्रिएटिव होते, रटने की बजाय सृजनात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा समझ आधारित ज्ञान शुरू होता है, समझ आधारित, रटना नहीं चाहते बच्चे यहाँ पे, और रटना वाला मामला यहाँ बैठता भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होगी। इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच के जो संबंध है, वो शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध जो है वो बड़े फ्रेंडली होंगे, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध मजबूत होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और हैं कि संबंध भी अच्छे होंगे, क्योंकि इस ये विधि के अंदर दोनों का एक दूसरे का पूर्ण रूप से सपोर्ट जो है वो निरंतर बना रहता है। और इसके अलावा बच्चों में विश्लेषण की क्षमता जो है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पे बच्चों में विश्लेषण की क्षमता का विकास होगा, ठीक है। इसके अलावा सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का मिलन होगा, एक प्रकार से जो सिद्धांतों में पढ़ा था उसको व्यवहारिक रूप से वो लागू, सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान जो है उसका एक प्रकार से मिलन हो जाता है, जिसमें बच्चे जो है वो दोनों प्रकार के ज्ञान से एक प्रकार से टच हो जाते हैं। तो इसके कुछ गुण थे, ये सारी बातें थी इसके अंदर। अनुभविक साक्ष्य ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। अनुभविक साक्ष्य मैं पुनः एक बार बता देता हूँ, अर्थ क्या है, तब हम कहेंगे कि हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हमने हमारे ज्ञानेंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से उसका अनुभव और अवलोकन किया है, और अर्जित ज्ञान को हमने महसूस किया है। तो ऐसे साक्ष्यों को हम क्या कहते हैं, अनुभविक साक्ष्य बोलते हैं। इसकी विशेषताएं देख ली, इसके चरण 5 थे वो देख लिए हमने, और उसके बाद में हमने इसके महत्व गुण वगैरह देख लिए। ये टॉपिक था। अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे, और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और किसी एक किताब का सहारा ज़रूर लीजिए। धन्यवाद।